हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का। हमारा चैप्टर चल रहा था शेयर्स, काइंड ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, हम लोग जो है शेयर्स एंड स्टॉक का डिफरेंस कर चुके थे, वहाँ तक का पूरा टॉपिक हम कर चुके हैं। अब हम आगे करने जा रहे हैं वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। वोटिंग राइट्स क्या है शेयर होल्डर्स के? अगर हम बात कहें कंपनीज एक्ट की 2013 वाला जो है, उसमें दो टाइप्स की कंपनीज हैं। आप कह सकते हो कंपनी जो है एक तरीके से पब्लिक कंपनी जो होती है, वो जो कंपनी है वो टू टाइप्स के शेयर्स को इशू करती है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास राइट टू वोट होता है या नहीं होता, या क्यों नहीं होता, वो सारी चीज़ें आपको पता है। क्या बात है कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, बट समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके चलते उनको वोटिंग राइट दिया जाता है। और जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है। जो भी उनकी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, कंपनी की कोई मीटिंग होती है तो उसमें उनके पास राइट टू वोट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की दो कंडीशंस ऐसी आपको बताएंगे कि जिसमें उनके पास राइट होता है कि वो वोट कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। वोटिंग राइट्स क्या है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के? पहले तो बात यही वही बात है कि जनरल रूल के हिसाब से जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। दूसरा इन्होंने बोला कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें उनके पास राइट टू वोट होता है। तो पहली कंडीशन या आप कह सकते हैं पहली सिचुएशन क्या है? इशू रिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट। अगर कोई भी इशू हो रहा है और उससे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो उनके पास राइट है कि वो वोट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं कंपनी के, उनके लिए उनकी कुछ ऑल्ट्रेशंस हो रही हैं या शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो रही है, कोई भी प्रपोजल उनको दिया जा रहा है, तो वो देने से पहले या कंपनी बाउंड अप भी हो रही है तो उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाएगा कि वो वोट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो उनका इंटरेस्ट है वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है वो चीज़ें। ठीक है, जैसे कि एकदम से रिडक्शन कर रहे हैं कंपनी की कैपिटल की, शेयर कैपिटल की, तो भी उनको बताया जाएगा, उनसे राइट टू वोट लिया जाएगा। ठीक है, उनको राइट दिया जाएगा, वोटिंग ली जाएगी उनसे। तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट मिल जाता है कि वो वोट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड सिचुएशन है नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जैसे कि जो होल्डर्स होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वाले, उनके पास ये राइट होता है कि वो जो है डिविडेंड प्रीसीडिंग जितने भी ईयर्स का डिविडेंड उनका रह जाता है, नहीं मिल पाता, तो वो बाद में ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है देखो, if the holders of cumulative preference shares have not been paid any dividend for at least 2 years preceding the commencement of the company's meeting, कंपनी की मीटिंग से पहले 2 साल के अंदर अंदर उनको कोई भी डिविडेंड नहीं मिला है जबकि उनको मिल जाना चाहिए था, या फिर if the holders of non cumulative preference shares have not been paid any dividend for not less than 2 years, और उनको जो नॉन क्यूमुलेटिव वाले हैं उनको भी 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला या 2 साल से कम तक में भी डिविडेंड नहीं मिला, for an aggregate period of 3 years comprised in the 6 years ending with the expiry of financial year preceding the commencement of the meeting, then such shareholders of shares are entitled to vote on every resolution passed before the company at any meeting। जैसे उनको बहुत ये है कि अभी तक पैसा नहीं मिला, चाहे वो आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं या नॉन क्यूमुलेटिव है, बहुत टाइम से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, तो उनको पैसा नहीं मिला, और जो उनका फाइनेंशियल ईयर तक जो भी था वो सारा का सारा उनका जो शेयर्स का अमाउंट है वो कह सकते हो कि एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद भी उनको कोई पैसा नहीं मिला, कोई डिविडेंड नहीं मिला, तो उनके पास राइट है कि वो हर कंपनी का जो भी रेजोल्यूशन पास होगा उस रेजोल्यूशन के अंदर वोट कर सकते हैं। इफ़ इन द अबव सिचुएशंस द होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक्वायर द राइट टू वोट ऑन एनी रेजोल्यूशन, देयर वोटिंग राइट इन अ पोल एज द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स शॉल बी in the same proportion as the capital paid in the preference shares bears with the total paid up equity capital of the company। ये सेक्शन 47 कहता है कि अगर जैसे वो
उन्होंने बोल तो दिया कि सर जितने भी रेजोल्यूशन कंपनी पास करेगी उसमें वो वोट कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बट कितने वोट कर सकते हैं, वोटिंग राइट उनके पास कितना है, उनका वोटिंग राइट पोल के हिसाब से डिसाइड होगा, पोल करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ये डिसाइड होगी कि उन्होंने जितने प्रपोर्शन की कैपिटल पेड अप कर रखी है, जितने प्रपोर्शन के उनके शेयर्स हैं या जितनी कैपिटल पेड अप है उनकी, उसी सेम प्रपोर्शन में उनको क्या मिलेंगे, वोटिंग राइट्स मिलेंगे, वो उसी हिसाब से वोट करेंगे। The important point to be noted is that the conditions governing the voting rights are not applicable to a private limited company। ये पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी के लिए बात नहीं हो रही है। सबसे पहले ऊपर ही बोल रखा था इन्होंने कि पब्लिक कंपनी 2 टाइप के शेयर्स इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो जितनी भी बात हुई है ये पब्लिक कंपनी के लिए है, ये कंडीशंस पब्लिक कंपनी के लिए हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अनलेस इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी कैन ग्रांट डिसप्रपोर्शनेट वोटिंग राइट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। एक प्राइवेट कंपनी तब तक ऐसा नहीं करेगी अगर मान लो वो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो वो ऐसा कर सकती है और जो उनके वोटिंग राइट्स हैं वो डिसप्रपोर्शनेट करेगी, ठीक है, यानी कि जिस हिसाब से उनका प्रपोर्शनेट होगा उस हिसाब से उसको डिवाइड करेगी। फिर नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। सभी को पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट टू वोट होता है जितने भी रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं कंपनी के अंदर, उसकी मीटिंग्स के अंदर, ठीक है, मीटिंग से पहले सारा राइट है। ऑल्सो द वोटिंग राइट ऑफ एवरी इक्विटी शेयर होल्डर इज प्रोपोर्शनेट टू इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेड अप। जितने भी उसके पेड अप कैपिटल है उसी की प्रोपोर्शनेट में ही उनके भी वोटिंग राइट्स होंगे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। वेरिएशन क्या होता है कि अब डिफरेंट टाइप्स के शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनके पास डिफरेंट राइट्स होते हैं कि वो डिविडेंड कितना ले रहे हैं या उनके पास कितना वोटिंग राइट है, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लास राइट्स बोलते हैं, कि अलग अलग डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट राइट्स हैं, डिफरेंट वोटिंग राइट्स हैं, डिफरेंट उनका डिविडेंड है कि कितना डिविडेंड उनको पे किया जाएगा। तो ये सारा का सारा जो भी क्लास राइट्स होते हैं, तो ये सारे के सारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही स्टेट होते हैं। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि आपने जैसे शेयर्स जो हैं वो अलॉट कर दिए, अलॉट करने के बाद आप ये देखोगे कि जिस पर्सन को जिस क्लास के शेयर्स अलॉट किए गए हैं वो सारे के सारे आपने अपने मेमोरेंडम में, और अगर उसमें कुछ अल्ट्रेशन किया है तो वो आर्टिकल्स में डालने होंगे। अब नेक्स्ट है कि एनी अल्ट्रेशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स कैन ओनली बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 48 ऑफ द एक्ट। द प्रोविजन दैट गवर्न द अल्ट्रेशन ऑफ राइट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स एज स्टेटेड सेक्शन 48 एज फॉलोज। ये सेक्शन जो 48 बोल रखा है, ये सेक्शन 48 के बारे में बता रखा है कि अगर कुछ भी अल्ट्रेशन कराई जाती है उनके राइट से के लिए, तो वो अल्ट्रेशन आप किस किस तरह से करा सकते हैं, किस तरह का रेजोल्यूशन पास करना होगा, क्या क्या चीज़ें हैं वो बोल रखे हैं। तो पहला है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी जो है उसमें सब कुछ स्टेट होना चाहिए कि कंपनी जो है अल्ट्रेशन करने जा रही है, किसके अल्ट्रेशन कर सकती है, शेयर होल्डर्स के राइट्स के भी अल्ट्रेशन कर सकती है, पहले से ही बता दी जाए। उसके बाद लाइकवाइज व्हेन द कंपनी प्रपोजेस टू हैव द अथॉरिटी टू अल्टर the rights of a particular class of shares at any later date, it should make sure that no restriction is placed on such alteration in the conditions stated at the time of allotment of such shares। मान लो कंपनी ने जो है कुछ शेयर्स इशू किए, अब उन्होंने बोला था कि इस शेयर्स में कुछ चेंजेस हो जाएंगे अपने आप ही, मान लो 5 ईयर्स के बाद चेंजेस कर दिए जाएंगे। तो ये पहले से ही अगर डिसाइडेड था, अलॉटमेंट के टाइम पर ही डिसाइडेड था कि तो किसी भी तरह की वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं आनी चाहिए, कंपनी ये सारे के सारे अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में पहले से ही स्टेट कर दे। दूसरा, वेयर द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, द राइट्स अटैच्ड to the shares of any class may be altered with the consent in writing of the holders of not less than 3/4 of the issued shares of that class। अब इन्होंने बोला कि जो शेयर कैपिटल है कंपनी की, अगर उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, कंपनी ने डिवाइड किया हुआ है, तो जो राइट्स हैं उनके साथ अगर वो अल्टर करना चाहती है तो राइट्स तभी अल्टर करेगी जब 3/4 जो हैं उसी सेम क्लास के जो शेयर होल्डर्स हैं 3/4
वो 3/4 शेयर होल्डर्स अपनी रिटर्न में कंसेंट देंगे, तभी जाकर वो अल्ट्रेशन कर सकती है, अदरवाइज अल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर उसके 1/4 शेयर होल्डर्स भी अगर जो हैं वो राज़ी हो जाते हैं, बाकी के नहीं होते, तो इसका मतलब वो अल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। 3/4 पर्सन जो हैं उसी सेम पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स होल्ड जो शेयर्स हैं उसके वही कंसेंट देंगे रिटर्न में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स में बी अल्टर्ड विद द सैंक्शन ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट अ सेपरेट मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ द इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास। अगर वो अल्ट्रेशन कर रही है, उसके जो कंसेंट है वो मिल गई है शेयर होल्डर से, तो वो क्या करेगी, एक सेपरेट मीटिंग अटेंड करेगी या सेपरेट मीटिंग हेल्ड करेगी और उस सेपरेट मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, उसके बाद ही वहाँ पर अल्ट्रेशन होगी। फिर नेक्स्ट है राइट्स ऑफ डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स। अब इसमें क्या है, जो कंपनीज एक्ट है ये बताती है, इफ द राइट्स अटैच टू एनी क्लास ऑफ शेयर्स आर वेरिड एट एनी टाइम, the holder of not less than 10% of the issued shares of that class who did not consent to or vote in favor of the resolution for variation may apply to the tribunal to have the variation cancelled। अब क्या है, मान लो 3/4 जैसे यहाँ पे था ना कि 3/4 जो शेयर्स होल्डर्स हैं वो तो राज़ी हो गए, उन्होंने अपना रिटर्न कंसेंट दे दिया, जो बाकी के 1/4 बचे, या आप कह सकते हो कि अगर यहाँ पर 10% से कम के जो लोग हैं जिनकी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये वेरिएशन उनके लिए सही नहीं है, यानी ये जो चेंजेस वो कर रहे हैं उनके शेयर्स के अंदर, उनकी जो क्लास है उसके अंदर, क्लास राइट्स के अंदर, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है तो वो ट्रिब्यूनल पे जा सकते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूनल पे जाके केस फाइल कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो वेरिएशन है इसको कैंसिल किया जाए। इन सच केस द वेरिएशन शॉल नॉट हैव इफेक्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज़ कन्फर्म्ड बाय द ट्रिब्यूनल। जब तक कि ट्रिब्यूनल कंफर्म नहीं कर देती तब तक कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा उनके शेयर्स के अंदर, यानी जो भी उनके राइट्स होंगे वो सेम एज इट इज़ ही रहेंगे, कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। वो जो वेरिएशन वो करना चाहते थे वो अभी नहीं होगी जब तक कि ट्रिब्यूनल जो है अपना फ़ैसला नहीं सुना देती। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो एप्लीकेशन है ट्रिब्यूनल को वो किनके द्वारा मेड की जानी चाहिए, मस्ट बी मेड विद इन 21 days आफ्टर द कंसेंट फॉर वेरिएशन वॉज गिवन और द रेजोल्यूशन पास। मान लो रेजोल्यूशन भी पास कर दिया, कंसेंट भी सब कुछ ले ली, तो लेने के बाद 21 दिनों के अंदर अंदर ही वो आपको जो है ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, यानी जो 1/4 शेयर होल्डर्स हैं या जो 10% से कम वाले जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम थी उनको सुना ही नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने 21 दिन बिता दिए। 21 दिन के अंदर अंदर ही उनको जो है वो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि ये जो वेरिएशन है इसको कैंसिल किया जाए। द एप्लीकेशन में बी मेड ऑन द बिहाफ ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स बाय वन और मोर ऑफ देयर नंबर एज दे मे अपॉइंट इन राइटिंग फॉर द पर्पस। अब यहाँ पे जितने भी हैं उनके बहुत सारे जो हैं अपना अब जो एप्लीकेशन लिखेंगे वो सारा अपने नाम से भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑन सच एप्लीकेशन, जो ट्रिब्यूनल है वो सारी जो सुनवाई करेगी, ठीक है, आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट एंड एनी अदर पर्सन्स हु अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल टू बी हियर्ड एंड हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में डिसअलाउ द वेरिएशन इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द वेरिएशन वुड अनफेयरली प्रेजुडाइज द शेयर होल्डर्स ऑफ द क्लास रिप्रेजेंट बाय द एप्लीकेंट द ट्रिब्यूनल में अदरवाइज कन्फर्म द वेरिएशन। अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने एप्लीकेशन डाली है, जो वेरिएशन है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही है, यानी कि कुछ बायस सिस्टम चल रहा है या हेरा फेरी हो रही है आप कह सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं वो फेयर डिसीजन नहीं है, तो वो क्या करेगी, ट्रिब्यूनल उस एप्लीकेंट की बात को सुनेगी और उसके बाद उस वेरिएशन को कैंसिल कर देगी। अदरवाइज़ अगर उसको ये लगेगा कि नहीं ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वो उसको कंफर्म कर देगी उस वेरिएशन को। फिर बाद में जो वो कंपनी है वो उस वेरिएशन के साथ काम कर सकती है, उससे पहले नहीं कर सकती। द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑन सच एप्लीकेशन शॉल बी फाइनल। जो भी डिसीजन होगा ट्रिब्यूनल का वो बिल्कुल फाइनल होगा उस एप्लीकेशन से रिलेटेड। द कंपनी मस्ट विद इन 30 days आफ्टर द सर्विस ऑन द कंपनी ऑफ एनी ऑर्डर मेड ऑन एप्लीकेशन फॉरवर्ड अ कॉपी टू द रजिस्ट्रार। जो भी आया होगा उनके पास, जैसे जो भी कंफर्मेशन लेटर आया होगा ट्रिब्यूनल के थ्रू, तो ट्रिब्यूनल के थ्रू जो भी कंफर्मेशन लेटर आया है, जैसे उनके फेवर में आया है, उनके अगेंस्ट में आया है, तो वो जो है जैसे ही आया, जिस दिन आया उसके
30 दिन के अंदर अंदर वो जो लेटर है या वो जो कंफर्मेशन है वो एक एप्लीकेशन के साथ जो कंपनी है वो रजिस्ट्रार को सेंड करेगी, ठीक है। वेयर एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी शॉल बी पनिशेबल विद फाइन। अगर कुछ भी ऐसा है कि इस सेक्शन के अगेंस्ट कंपनी काम कर देती है तो उसको फाइन से पनिश किया जाएगा, जो कि कम नहीं होगा 25,000 रुपीज़ से, बट बढ़ सकता है 5 लाख रुपीज़ तक। और हर एक ऑफिसर जो इस डिफ़ॉल्ट में शामिल होगा वो भी पनिशेबल होगा, और उसको कितने साल तक की जेल हो सकती है, 6 मंथ्स। और उस साथ ही साथ फाइन लगेगा उसके ऊपर, जो कि 25,000 से कम नहीं होगा, बट वो भी 5 लाख रुपीज़ तक बढ़ सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, यानी जेल भी हो सकती है, उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है, बोथ, ठीक है। या तो एक चीज़ लगेगी उस ऑफिसर के ऊपर या दोनों भी लग सकती हैं। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में करा रखा है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करते हुए जाएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।